हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 27 अगस्त और आज की डेट में हम कल और आज दोनों ही दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिफेंस अग्रीमेंट was signed between India and the US during the recent Rajnath Singh's visit in order to ensure defense equipment supply? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, रक्षा उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उनकी यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच किस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट अग्रीमेंट, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट या फिर स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉपरेशन अग्रीमेंट। आपको बताना है, हाल ही में भारत और अमेरिका के मध्य जो रक्षा उपकरण हैं, उनसे संबंधित कौन सा समझौता हुआ है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये समझौता हुआ है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट्स। आप यहाँ देख सकते हैं, The security of supply arrangement was signed between India and US during Defense Minister Rajnath Singh's visit to Washington, D.C. And this non-binding agreement mandates reciprocal priority support for goods and services that promote national defense. So this agreement aims to resolve supply chain disruptions and enhance defense industrial cooperation between the two countries. And India is the 18th SOSA partner, joining a group of countries including Australia, Canada and United Kingdom. तो आप ध्यान रखेंगे, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट्स जो है, ये एग्रीमेंट साइन करने वाला भारत 18th कंट्री है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of India's first reusable hybrid rocket launched by Space Zone India? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, स्पेस जोन इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, रूमी, रूमी 1, रूमी एक्स या फिर रूमी ए। यहाँ पर आपसे भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट के बारे में पूछा जा रहा है, आपको उसका नाम बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इस रॉकेट का नाम है रूमी 1। आप यहाँ देख सकते हैं, India's first reusable hybrid rocket is named Rumi 1 and it was developed by Space Zone India in collaboration with the Martin Group. And the rocket was launched from Tiruvananthapuram in Chennai. So this rocket carries 3 CUBE satellites and 50 PICO satellites for research on global warming and climate change. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The government of India approved a PM Wani scheme. So the purpose of this scheme is, यहाँ पर भारत सरकार द्वारा हाल ही में पीएम वाणी योजना को मंजूरी दी गई है और आपसे उसके उद्देश्य के बारे में पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, टू एलिवेट वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी इन द कंट्री, एंड सेकेंड, टू इंटेल अ कंप्लीट फ्रेमवर्क इन्वॉल्विंग मल्टीपल एलिमेंट्स like public data office aggregators and app providers. आपको बताना है कि इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में से पीएम वाणी योजना का जो उद्देश्य है वो कौन सा है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। इस योजना में इन दोनों ही पॉइंट्स पर काम किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, The Union Cabinet recently cleared a proposal by the Department of Telecommunication to set up public Wi-Fi access network interfaces. So the public Wi-Fi access network interface, which will be called
PM Wani was first recommended by the Telecom Regulatory Authority of India in 2017. And this initiative aims to elevate wireless internet connectivity in the country. So PM Wani infrastructure can be structured in the form of pyramid. आप ध्यान रखेंगे कि इसको पहली बार रेकमेंड किया गया था by Telecom Regulatory Authority of India in 2017. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. With which e-commerce company did the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship exchange a memorandum of understanding to upskill employable youth across India? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने पूरे भारत में रोजगार योग्य युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शंस हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या फिर मिंत्रा. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो ये समझौता हुआ है फ्लिपकार्ट के साथ और इसके साथ ही इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जुड़ी हुई है. आप यहाँ देख सकते हैं. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship signed an MOU with the Flipkart Supply Chain Operations Academy, and this collaboration aims to upskill thousands of youth across India under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. So Flipkart's initiative include intensive training and hand-on industry exposure for participants, and this initiative includes 7 days of classroom training and 45 days of practical experience at Flipkart's facilities. So Flipkart's Samarth initiative focuses on empowering artisans, weavers, and MSMEs, impacting 1.8 million livelihoods in the past 5 years. तो आप ध्यान रखेंगे समर्थ इनिशिएटिव का संबंध है फ्लिपकार्ट से. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding euthanasia in India. So भारत में जो इच्छा मृत्यु है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, The Supreme Court of India has recognized a person's right to die with dignity, allowing terminally ill individuals to opt for passive euthanasia and execute a living will. And second, the court recognized the right to die with dignity as a fundamental right under Article 21. And third, active euthanasia is legal in India under certain conditions. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. आपको बताना है यूथनेसिया से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है. भारत में एक्टिव यूथनेशिया को क्राइम माना जाता है. यूथनेशिया की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द hastening of death of a patient to prevent further sufferings. Active euthanasia की बात करें तो it refers to the physician deliberate act, usually the administration of lethal drugs to end an incurably or terminally ill patient's life. इसी तरह passive euthanasia की बात करें तो it refers to withholding or withdrawing treatment which is necessary for maintaining life. तो आप ध्यान रखेंगे एक्टिव यूथनेशिया भारत में क्राइम माना जाता है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. रिसेंटली इंडिया हैज इनिशिएटेड इट्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स इन विच स्टेट. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत ने किस राज्य में उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों पर अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया. आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
ए। सो ऐसा किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, आप यहाँ देख सकते हैं। India launched its first survey of high-risk glacial lakes in Tawang and Dibang Valley of Arunachal Pradesh. And this initiative follows a glacial lake outburst flood in Sikkim's South Lunak Lake last October. So it is led by the National Disaster Management Authority and it is the part of National Glacial Lake Outburst Flood Mission. और इसका उद्देश्य है to assess risk and feasibility for early warning systems and other preventive measures. So it will evaluate lake accessibility, geo coordinates, boundaries, elevation and land use pattern to install early warning systems and weather stations. तो आप ध्यान रखेंगे, इंडिया ने इनिशिएट किया है पहला कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑन हाई रिस्क ग्लेशियल लेक्स अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द गाइडलाइंस फॉर सी प्लेन ऑपरेशंस इन इंडिया। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में सी प्लेन संचालन के लिए दिशा निर्देश लॉन्च किए हैं या जारी किए हैं। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो सी प्लेन संचालन के लिए जिस मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं वो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, आप यहां देख सकते हैं। The Union Minister for Civil Aviation launched new guidelines for seaplane operations in India, and the minister also introduced Udan version 5.4, which invited for cancelled routes. So the regional connectivity scheme, जिसे RCS उड़ान कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया था 2016 में टू इम्प्रूव एयर कनेक्टिविटी टू रिमोट और अनसर्व्ड एरियाज। And the key provisions include extending viability gap funding under RCS for seaplane operations. So the guidelines adopt the non-scheduled operators permit framework, which is currently used for helicopters for seaplanes as well. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। became the first female national racing champion from India. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी है। आपके ऑप्शंस हैं मीरा एरता, शिवानी पृथ्वी, अनुश्रिया गुलाटी या फिर डायना पुंडेला। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो भारत की पहली जो राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी है वो बनी है डायना पुंडोले, आप यहाँ देख सकते हैं। डायना पुंडोले won the national championship title in the slalom category at the MRF Indian National Car Racing Championship 2024 in Chennai. So she was one of the 200 women selected from across India to undergo rigorous trials as part of the National Talent Hunt. And her approach for studying data and refining her driving techniques has been instrumental in her success on the track. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements with reference to the स्वामित्व स्कीम। यहाँ पर स्वामित्व योजना से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्वामित्व स्कीम, and second, the ground penetrating radar technology is used under the Swamitwa scheme. And third, the primary objective of this scheme is to digitally map rural properties. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है स्वामित्व योजना से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी।
सो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो द स्वामित्व स्कीम, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और इसका उद्देश्य है to provide clear ownership of properties in rural inhabited areas by mapping land parcels using drone technology and creating a digital land records database. So this scheme is a property survey program जिसको लॉन्च किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने on 24th of April 2020 को as a central sector scheme to promote socio-economic empowerment and more self-reliant rural India. और इस स्कीम की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। G20 was established in response to which global event? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि G20 की स्थापना किस वैश्विक घटना के जवाब में की गई थी या किस वैश्विक घटना का परिणाम है G20 की स्थापना करना। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, द ग्रेट डिप्रेशन या फिर 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो 1997 का जो एशियाई वित्तीय संकट था उसका परिणाम रहा है G20 की स्थापना। आप यहाँ देख सकते हैं G20 or Group of 20 is an international forum consisting of 19 countries and the European Union and African Union representing the world's largest economies. So इसको establish किया गया 1999 में in response to the financial crisis of late 1997. And its aim is bringing together major economies to discuss and coordinate global economic policies. It works to address major issues related to global economy such as international financial stability, climate change, mitigation and sustainable development. G20 की बात करें तो it accounts for around 80% of world's GDP, 75% of international trade, 2/3 of global population and 60% of the world's land area. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With which country India has strengthened its anti-terrorism collaboration focusing on emerging technologies and addressing terror financing? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत ने उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए और आतंक के वित्तपोषण को संबोधित करते हुए किस देश के साथ अपने आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत किया है। आपके ऑप्शंस हैं मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये समझौता हुआ है भारत और इंडोनेशिया के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं India and Indonesia's 6th Joint Working Group meeting on counter-terrorism in Jakarta emphasized combating terrorism and preventing the misuse of emerging technologies by terrorists. So the two countries condemned the use of terrorist proxies for cross-border terrorism and discussed challenges like terror financing, cyber threats, and the nexus between organized crime and terrorism. So both nations highlighted the need for stronger international cooperation with and collaboration through regional and global forums such as United Nations, ASEAN and ARF. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य 6th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है ऑन काउंटर टेररिज्म और इसका आयोजन किया गया है जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।